हे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक थिंग्स से अबाउट चार्जेज। अभी सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। बोथ स्केलर फॉर्म भी पढ़ेंगे और इसकी वेक्टर फॉर्म भी। सेकंड इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब बहुत सारे चार्जेज हैं वो एक ही चार्ज पे फोर्स लगाएं तब क्या होता है। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें याद रखना है दो लेवल होते हैं, एक बड़ा लेवल जिसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं और एक स्मॉल लेवल जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक पे चार्ज हमेशा कंटिन्यूस रहता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस। और नया लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, वायरिंग इन आवर हाउसेज। तो आज की वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कूलम्ब्स लॉ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसमें कूलम्ब्स लॉ, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब फुल नेम है। इसका बहुत ज़्यादा रोल था, इसलिए ने बताया था कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेज हैं, मीन चार्जेज एट ए रेस्ट हैं, तो उनके बीच में क्या फोर्स होगा और वो कैसे एक्ट करेगा। क्लियर है। तो कूलम्ब्स लॉ ने पहले समझो क्या कहा था, इसने कहा था द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या कहा? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्जेज, पॉइंट चार्जेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, उसका प्रोडक्ट कीजिए। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। दो चार्जेज लिए हमने पॉइंट चार्जेज, ये हमारा हो गया Q1 एंड इट इज़ Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R। तो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, मैं कहूँ कूलम्ब ने क्या कहा था, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी कूलम्बिक फोर्स होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर है ये बात। फिर जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्या आता है? सभी को पता है, कांस्टेंट आता है K। तो फार्मूला होगा K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके। हेयर यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के एक और इक्वल होता है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के क्या होता है वैसे नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट आया है इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जानता हूँ लाइट आ रही है लेकिन थोड़ा सा भी इतनी ज़्यादा सामान नहीं है हमारे पास, परछाई आ रही है। ओके। एप्सिलॉन नॉट क्या थी? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू की बात करूँ तो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या था समझो? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, ये दोनों पॉइंट चार्जेज हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करूँगा तो क्या लगेगा सर? एक कांस्टेंट लग जाएगा के को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो Q1 Q2/R²। के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और के एक और वैल्यू के इक्वल होता है हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूँ तो 8.85 × 10⁻⁻
12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये तो था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखो कैसे कहोगे स्केलर फॉर्म, सर यहाँ पे क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इधर तो ये स्क्वायर हो गया, इनका मैग्नीट्यूड सब स्केलर है, वेक्टर शुड बी इक्वल टू वेक्टर ना, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं इसकी, उसी को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। तो अगला है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि भाई कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कैसे। तो समझिए इस बात को। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं वेक्टर में डायरेक्शन के लिए। ये हमारी होगी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, ए पर और बी पर। कहाँ है, ए और बी पे। ए का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओरिजिन से ए की तरफ जाने वाला वेक्टर, वो मान लेता हूँ मैं R1 है। ओरिजिन से ए की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, और ओ से बी पे जा रहा है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाता है। क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, विच इज R2। अब यहाँ से अगर ए से बी की तरफ जाऊँगा तो कौन सा वेक्टर काम करेगा, सर यहाँ पे R12 काम करेगा, और बी से ए की तरफ जाऊँगा तो कौन सा काम करेगा, R2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो R21। यहाँ पे ए पे क्या चार्ज रखा हुआ है, Q1, बी पे Q2। अब ए पर कौन सा फोर्स लगेगा, सर दोनों ही सेम चार्ज हैं, दोनों ही प्लस चार्ज लेके चल रहा हूँ, तो क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ए वाला चार्ज पे फोर्स जो लगेगा बी के कारण, इसको मैं मान लेता हूँ F12 चार्ज ऑन, सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आउटसाइड। सेकंड पे किधर लगेगा, इधर, क्योंकि रिपेल में दूर भेजेगा, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर है। अब बात करते हैं, हम पता है एज वी नो दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू, क्या होता है सर, इट शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड बाय में R स्क्वायर। तो मैं बात करूं अगर F21 की, F21 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, के Q1 Q2 तो वही रहेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब R कौन सा होगा, जो F21 की डायरेक्शन में होगा, F21 की डायरेक्शन में, और F21 इधर की डायरेक्शन में है R12, तो R12 का स्क्वायर। अब इधर सारे वेक्टर हैं, इधर स्केलर हैं, तो डायरेक्शन तो होगी ना, तो इधर मैं डायरेक्शन के लिए R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि हमने R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी को भी हम ए कैप से डिनोट करते हैं, इट शुड बी इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सेम टू सेम F21 शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, सर ये होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर को क्या किया, नॉर्मल वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तोड़ लिया। F21 इट शुड बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12 की पावर कितनी हो गई, दो ये रही एक ये रही, क्यूब इंटू R12 वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। सिमिलरली हम F12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F12 क्या निकालेंगे, F12, ये भी क्या आएगा, के Q1 Q2 स्केलर क्वांटिटी सब सेम रहेंगी, बस डायरेक्शन बदलेगी, R12 की जगह क्या आ जाएगा, R21 की क्यूब इंटू में R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। डायग्राम को रब कर रहा हूँ ताकि और रास के। अब क्या था, कुछ नहीं है, इन दोनों में देखो मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, क्योंकि जो वेक्टर ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन बदल गई थी, एक बार हम ए से बी की तरफ जा रहे थे, एक बार बी से ए की। तो क्या हुआ सर, दोनों अपोजिट वेक्टर हुए, कौन कौन से, R12 वेक्टर एंड R21, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अपोजिट वेक्टर है, उसका माइनस साइन आ गया, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन शुड बी इक्वल टू F12 के Q1 Q2 बाई में R21 की जगह R12 लिख दिया, मैग्नीट्यूड सेम था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ज़रूर फर्क पड़ेगा,
R21 इसकी जगह मैं -R12 क्या लिखेंगे, -R12 माइनस साइन आगे आ जाएगा तो F12 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 की क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इक्वेशन 1 से कंपेयर करो सर, ये जो आपका है सर्कल में जो भी, और ये तो सेम है, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, F21 यानी F12 शुड बी इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह लिखूंगा मैं F12। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ था। फिजिकली बताऊं तो क्या बताया कूलम्ब्स लॉ ने, कुछ नहीं सर, अगर दो फोर्स चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। दोनों एक दूसरे पे, देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हुआ दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, 1 - 1 प्लस है यानी अपोजिट होगी। तो दो चार्जेस हैं, अगर उनकी बात करूं आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे सर, इक्वल लगाएंगे और अपोजिट लगाएंगे। क्लियर है। बात कर लेता हूं अब चार्ज की यूनिट की, यूनिट ऑफ चार्जेज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है, कौन सी ऐसा यूनिट, ये होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और सीजीएस यूनिट वो होती है स्टेट कूलाम। क्या होती है, स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। बाकी और भी यूनिट होती हैं, जैसे EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इनके बीच में भी यही रिलेशन होता है, इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। ठीक है। F नोट, अब जब बात कर लेते हैं के, तो के इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, दोनों ही रोल हैं के। क्या कहा, के कौन क्या काम आता है सर, ये अभी अभी बताया था आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था। अब इसका दूसरा मीनिंग भी बता देता हूँ, तो के इज आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, DIELECTRIC, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अब हुआ क्या, हम निकाल रहे हैं अब साइन आर। अब साइन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अब साइन आर इज इक्वल टू अब साइन बाई अब साइन नोट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर मैं कहूँ F नोट डिवाइडेड बाई F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। और ये इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के। किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट। दो फार्मूले आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी सेम है और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का भी सेम। क्लियर है। ये थोड़ी सी बातें थी जो न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसने कहा अगर फोर्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, फोर्सेज क्या हों, एक से ज़्यादा हों, तब नेट फोर्स क्या होगा, F नोट मान लेता हूँ नेट फोर्स है, कई चार्ज रखे हैं तो सबके सम के इक्वल होगा। F नोट 1 पहला चार्ज फोर्स था मान लीजिए, दूसरा चार्ज है उसके कारण F नोट 2, F नोट 3, यानी सबके सम के इक्वल। और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी सभी एक दूसरे पे इम्पोज हो रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, द टोटल फोर्स ड्यू टू एनी नंबर, कितने भी नंबर के चार्ज हों, 1 2 3 4 5 6 अंत तक चलेंगे। काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, अंत तक चलेगी। द टोटल फोर्स ड्यू टू एनी नंबर ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू वेक्टर सम, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज। सभी फोर्सेज का क्या करेंगे, वेक्टर फोर्सेज करेंगे ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज। और समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो F नोट इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा के क्यू नोट Q1 बाई R1 नोट का स्क्वेयर, प्लस F नोट 2 का क्या हो जाएगा, के क्यू नोट Q2 बाई R2 नोट का स्क्वेयर।
यानी कहने का मतलब क्या है सर, ये क्यू नोट चार्ज था हमारा, ये Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था और Q3 Q2। तो इसके कारण फोर्स लगेगा तो कूलॉम्स लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लगेगा बिल्कुल। और कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा था कि Q नोट Q1 बाई R1 नोट इज़ द डिस्टेंस, R1 नोट इज़ द डिस्टेंस। यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगा R2 नोट R3 नोट। सबमिशन में क्या कॉमन आ रहा है? K कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? K कॉमन आ जाएगा। और क्या आएगा? Q नोट सब में कॉमन रहेगा, Q नोट समेसन I इज इक्वल टू 1 to n। ऊपर क्या रहेगा? QI बाई RI नोट का स्क्वायर और RI नोट वेक्टर फॉर्म। ये था इसका समेसन है फॉर्म में। अब बात करते हैं हम, चाहे नेट फोर्स निकालें, चाहे नेट फील्ड निकालें, चाहे नेट फ्लक्स निकालें, चाहे नेट पोटेंशियल निकालें, वो सभी में क्या रहेगा? समेसन यूज कर सकते हैं, सभी में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रहेगा। अब बात करूं अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल है, बड़ा लेवल है, क्या कहा? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? बड़ा लेवल। तो उसमें हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कंटिन्यूस होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूस मान लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें एक आधे इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन अगर बात करूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, किस पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसमें जो चार्ज है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है बॉडी पे, इट इज डिसकंटिन्यूस। वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है। अब तीन डिस्कंटिन्यूटी हमारे पास, तीन टाइप की डिस्कंटिन्यूटी है। सबसे पहले है लैम्डा। सबसे पहले क्या है? लैम्डा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। इट्स कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है? सिग्मा। क्या है? सिग्मा। सिग्मा इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। एस मीन सरफेस एरिया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लास्ट वन इज रो। रो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो डेल्टा वी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब इन्हीं के द्वारा फोर्स निकालता हूँ। चलो मैं, हो गया यहाँ तक। अब चलो अफ लैम्डा निकालते हैं, यानी फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स का फार्मूला होना क्या चाहिए था सर? अफ शुड बी इक्वल टू अफ लैम्डा के Q1 Q नोट मान लेता हूँ, Q2 डेल्टा क्यू बाई में आर स्क्वायर। हाँ या ना? अब डेल्टा क्यू यहाँ से निकाल दो, डेल्टा क्यू यहाँ से निकाल देते हैं। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू डेल्टा एल पुट कर देता हूँ। के क्यू नोट डेल्टा क्यू की जगह लैम्डा इंटू डेल्टा एल बाई में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में, इसमें इंटीग्रेशन ताकि पूरी सरफेस का, पूरी लेंथ का निकल जाए। ये हमारा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। बात करूँ सरफेस के कारण, तो अफ सिग्मा वही है, दो चार्ज लेंगे के क्यू नोट और डेल्टा क्यू बाई में आर स्क्वायर। डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से डेल्टा एस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू के क्यू नोट डेल्टा क्यू की जगह लिखूंगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाई में आर स्क्वायर, बाई में आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे? एस सरफेस से। थर्ड वन इज एफ रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वही रहेगा फार्मूला के क्यू नोट डेल्टा क्यू बाई में आर स्क्वायर। के क्यू नोट को मैंने रख लिया, डेल्टा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? रो इंटू डेल्टा वी, रो इंटू डेल्टा वी बाई में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन वॉल्यूम के लो, तो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब कुछ बातें बता देता हूँ जो यूज़ भी करोगे। हमारा जो एक टॉपिक था कूलॉम्स लॉ वाला कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बातें बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट बातें जो पता होनी चाहिए। सिर्फ बुक की नॉलेज ही नहीं, हम कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज के कारण पैदा होती है, एंड दूसरी चीज़ मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिज्म आर सेपरेटली ट्रीट, इनको सेपरेटली ट्रीट किया जा रहा था बाय द साइंटिस्ट। बट क्या किया, काफ़ी ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक दूसरे को रिलेट कर दिया, उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। दोनों का ही आप किसी भी डिवाइस में देखोगे, चाहे वो मोटर हो चाहे स्पीकर हो, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और उसमें मैग्नेट भी लगी होती है, मीन्स दोनों कंबाइंड इफेक्ट होते हैं। तो उसके बाद क्या किया, ये दोनों इंटरकनेक्ट हैं, ये साइंटिस्ट प्रूव करने में सफल रहे थे। अब हम अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों में कितनी वायर आती हैं, सबको पता है कितनी आती हैं? 3 वायर्स। क्या आती हैं? 3 वायर। 3 वायर का नाम याद है? कौन कौन सी? बिल्कुल, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ये दोनों वायर हैं, ये पावर स्टेशन से आती हैं। कहाँ से आती हैं? बिजली के हब से आती हैं, पावर स्टेशन से आती हैं। और जो थर्ड वायर है ये पावर स्टेशन से नहीं आती, ये हमारे घर के आसपास ही कहीं से आती हैं। घर के आसपास कोई मेटल प्लेट दबी होती है, उससे वायर आती है। अब होता क्या है, क्यों आती है? जब किसी डिवाइस में फॉल्ट आ जाए, अब इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है, क्लियर है? अब जैसे ही किसी डिवाइस में फॉल्ट आ गया, क्या होगा, फॉल्ट आने से अब करंट बढ़ गया, मान लेते हैं करंट बढ़ जाता है या डिवाइस में फॉल्ट आ गया, तो अब करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, सारी की सारी डिवाइस क्या होंगी? डैमेज, हमें शॉक लग सकता है। तो क्या होगा, वो डिवाइस तीसरी वायर से जुड़ी होती है, उस एक्सेस करंट किस पे चला जाएगा? अर्थ पे। एक्सेस करंट के यहाँ चला जाएगा अर्थ पे। इसी को अर्थिंग कहा था हमने, याद है? इसी को अर्थिंग कहा था। मान लीजिए एक डिवाइस है, ये मान लेता हूँ मैं डिवाइस, 3 स्विच हैं, लाइव का हो गया, न्यूट्रल और अर्थ का। जैसे ही हुआ, अब करंट ज़्यादा होगा, स्पार्क पैदा हुआ या ज़्यादा से करंट हुआ, तो ये अर्थ वायर से कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा और वी और सेफ। क्लियर है ये बातें? तो इस टाइप से हमारे घरों में 3 वायरें आती हैं। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आज के टॉपिक। जैसे कि हमने थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, प्रदीप में हमारा फर्स्ट ए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से बाकी हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो इन टॉपिक्स पे आता है वो क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। बिल्कुल क्या कह रहा है, चाहे कूलम्ब्स लॉ लीजिए चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स लीजिए, दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल जैसे हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, एफ से डिनोट कर रहा हूँ सर, ये होता है के Q1 Q2 मैग्नीट्यूड में अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल की बात करूँ एफ जी से, तो होता है सर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। दोनों में ही इन्वर्स डिस्टेंस होती है, दोनों में ही क्या है? इन्वर्स डिस्टेंस है। निकालना क्या है, फर्स्ट कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। सेकंड है फॉर 2 प्रोटॉन्स एंड थर्ड वन इज एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। बिल्कुल ठीक है, 3 केसेज हैं। फर्स्ट ए पार्ट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ए पार्ट को, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोल रहा है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों को हम सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा? बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। तो एफ सी कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी क्या होगा? देखो एफ सी क्या था हमारा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड एफ जी क्या था हमारा, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? के
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई G M1 M2। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी, ये क्या आता है हमारे पास, देखो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज also 1.6 into 10⁻⁹ divided by G 6.67 into 10⁻⁻11 M1 mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg and mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। क्लियर है। जैसे इनको सोल्व करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने जैसे निकाल के देखा हुआ है, तो ये आता है 23.04 डिवाइडेड बाई 101.425 मल्टीप्लाई बाई 10⁻39। और जब सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2.3 इंटू 10⁻39। ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट के फर्स्ट सेक्शन का, जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ले रहे थे, उसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे लेके चलते हैं आपको। अभी देखते हैं ए में सेकंड सेक्शन। अब की बार क्या लेना है, सेकंड में बोल रहा है फॉर 2 प्रोटॉन्स। अब की बार प्रोटॉन एंड प्रोटॉन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। मैं दोनों का ही फार्मूला पुट कर रहा हूँ, के Q1 Q2 अगेन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ हो गया। और ग्रेविटेशनल होता है हमारा G M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के Q1 Q2 डिवाइड बाई G M1 M2। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी, इट शुड बी इक्वल टू, वैल्यू पुट करता हूँ, के 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 दोनों ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे चार्ज सबको पता है बिल्कुल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन दोनों बार 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब जैसे ही इनको सोल्व करता हूँ तब हमारे पास क्या आंसर आता है, तो ऊपर तो वही 23.04 डिवाइडेड बाई, ये अप्रोक्सीमेट आएगा हमारे पास से 18.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻30 अप्रोक्सीमेट ये आता है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर होता है 1.25 इंटू 10⁻36 और मैं शॉर्ट में कहूँ तो 1.3 इंटू 10⁻36। जब दो प्रोटॉन को लेते हैं तो दोनों में ही कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों का रेशियो। क्लियर है। अब बी सेक्शन में लेते हैं, हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, अब बी सेक्शन में देखते हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्स फोर्स। क्या था, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अब की बार आर क्या दिए इसने, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है सेकंड पार्ट में, और 1 एंगस्ट्रॉम होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। पुट करते हैं के की जगह 9 इंटू 10⁻9। Q1 हम क्या लेके चल रहे हैं, पहले तो ये देखो, हम सर इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं और चाहे प्रोटॉन, दोनों का क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीन्स 10⁻10 इंटू 10⁻10। फर्स्ट फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स जैसे ही सोल्व करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेट आती है हमारी 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। कितनी फोर्स आ जाती है, ये हमारी आती है 2.3 इंटू 10⁻8
न्यूटन आप सोल्व करके देख सकते हो, थोड़ा सा बोर्ड छोटा हमारा। अब नेक्स्ट में अब निकालना है मुझे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए 2.3 इंटू 10⁻⁻8। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ से डिवाइड कर देंगे 2.3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई मास। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये एक्सेलरेशन हमारा निकल के आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, यह आता है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन निकालना हो प्रोटॉन का, तो फोर्स क्या था हमारा 2.3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये हमारा किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी के साथ हमारा जो 1.4 और आज के टॉपिक का फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, तो देखते हैं। ए चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between the centers is a 10 cm as shown in a figure. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in figure B. C and D are then removed and B is brought closer to a distance of 5 cm between their centers as shown in figure. What is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical size. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. कुछ नहीं है, समझो इस चीज़ को कि क्या है। देखो बोलते हैं ना हिंदी में, रकम बड़ी दे दी, दिया कुछ नहीं, न्यूमेरिकल में दिया कुछ नहीं है। तो क्या दिया देखते हैं। ये बोल रहा है स्टार्टिंग में यहाँ पे ए कोई स्फीयर है नायलॉन से और ये कोई बी स्फीयर है, ठीक है। दोनों पे कुछ चार्ज है, मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज क्या है Q2। ये इनिशियल कंडीशन थी, क्या थी, इनिशियल कंडीशन। उसके बाद बोल रहा है एक मैं क्या लेके आता हूँ, C और D दो बॉल लेके आता हूँ, दोनों अनचार्ज हैं, दोनों को टच करवाता हूँ, C को A से करवाता हूँ और D को B से। क्या होगा, अब C जैसे टच करेगा A का आधा चार्ज क्या C ले लेगा और A के पास हाफ चार्ज बचेगा। ऐसे D क्या करेगा, हाफ चार्ज B के हाफ चार्ज को ले लेगा। और तो बोल रहा अब A पे चार्ज कितना रहेगा सर Q1/2 एंड B पे चार्ज कितना रहेगा सर Q2/2, क्योंकि हाफ चार्ज तो C ने ले लिया, हाफ चार्ज D ने। और अब डिस्टेंस भी इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी है 5 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी इनिशियल कंडीशन में 10 सेंटीमीटर। ये हमारी फाइनल कंडीशन है, ये हमारी फाइनल इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन समझ गए। अब बोला दोनों में ही कूलॉम्स लॉ के फोर्स क्या चेंज होगा, क्या फोर्स स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या पूछ रहा है, क्या फोर्स चेंज होगा। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं। मान लेता हूँ R = 10 सेंटीमीटर, 10 लेके चलो चाहे R लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो जाएगा R/2 लेके चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। R = 10 सेंटीमीटर तो R/2 = 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस को हाफ किया जा रहा है। तो अब नई कंडीशन पे क्या है, अगर मैं इनिशियली फोर्स निकालूं तो सर ये होता था हमारा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। फाइनल में निकाल के देखता हूँ तो क्या होता है सर, FC = Q1/2 Q2/2, चार्ज हाफ होगा, अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस भी तो हाफ कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या होगा सर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। और ये तो इनिशियल फोर्स के इक्वल आ गया, यानी फाइनल फोर्स है सर वो इनिशियल फोर्स के इक्वल है। तो देयर इज़ नो चेंज ऑफ ए फोर्स, फोर्स पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम चार्ज को हाफ कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को भी हाफ कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर था, न्यूमेरिकल नंबर 2 और एनसीईआरटी में 1.5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कंसिडर 3 चार्जेज Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेज हैं
क्यू के इक्वल हैं एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं, साइड क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, एल है। फोर्स निकालना आपको किस पे, एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है विद द सेम साइन एज क्यू, सेम साइन है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, जो सेंट्रोइड पे रखा हुआ है, जो सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। तो हम समझते हैं इसको 1.6 और हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 3rd, जो कलाम्स लॉ पे बेस्ड है। ट्राइंगल लेके चलता हूँ, ओके। ये हो गई हमारी ट्राइंगल ए बी एंड सी। हर जगह चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, नोट ए प्रॉब्लम। अब सेंट्रोइड बिल्कुल ओ है कोई, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, एल लेंथ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ठीक है। अब इस क्यू पे क्या हमें बताना है कि क्या फोर्स लगेगा, तो हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं। अब ए पे क्यू है और यहाँ पे क्यू, तो ए वाला जो फोर्स लगेगा ए के कारण, वो रिपल्सन है तो बाहर धकेलेगा, एफ ए क्या होगा नीचे की तरफ। एफ बी की बात करूँ तो एफ बी इसको इधर धकेलेगा, एफ सी की बात करूँ तो एफ सी इसको यहाँ धकेलेगा, मतलब रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे, फिर एफ बी, फिर एफ सी। तो देखते हैं एफ ए क्या निकालते हैं, एफ ए के क्यू वन क्या है हमारे पास, स्मॉल क्यू, क्यू टू कैपिटल क्यू, बाई में आर स्क्वायर, आर का मतलब है सर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम पता है सेंट्रोइड हर कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। कहने का मतलब है आपका ओ ए निकालो चाहे ओ बी निकालो चाहे ओ सी, तीनों ही क्या हैं, इक्वल रहेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने डी तक, कहाँ तक, डी तक। अब देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए बी डी, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। हमें ए डी निकालना था, तो ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप खुद देख सकते हो सर, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ए बी सर एल स्क्वायर, बी डी एल बाई 2 है तो एल बाई 2 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 3l स्क्वायर बाई 4 आएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ए डी का स्क्वायर था, तो ए डी निकालेंगे दोनों तरफ रूट लेके, तो इधर आ जाएगा अंडर द रूट 3l बाई 4 का रूट 2, ए डी आ गई। अब मुझे निकालना है ओ ए। सेंट्रोइड हमेशा याद रखना 2/3 होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है 2/3। ए डी की जगह रख देता हूँ तो 2/3 इंटू में √3/2 एल, ए डी की जगह ए डी की वैल्यू पुट की हमने, 2 से 2 कैंसिल एंड ये आ जाएगा एल बाई √3। क्या आ गया हमारे पास, तीनों साइड एल बाई √3। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड हमारे पास इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जैसे कि हम क्या निकाल चुके हैं, डिस्टेंस ओ ए को निकाल चुके हैं सर, एल बाई √3 स्क्वेयर फार्मूले में पुट करता हूँ तो क्या आएगा सर, के क्यू कैपिटल क्यू बाई में आर स्क्वेयर यानी एल बाई √3 का स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर बाई 3 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास एफ ए जो निकल के आता है वो हो जाएगा 3k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में एल स्क्वेयर। ये क्या आ गया, एफ ए आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम एफ बी भी रहेगा, क्योंकि देखो ना तो चार्ज चेंज हो रहे हैं न ही डिस्टेंस चेंज हो रही है। एफ सी भी सेम, यानी तीनों फोर्स निकल गए हमारे पास और तीनों को मैं रब कर रहा हूँ। यानी हमारे पास क्या निकल के आया सर, एफ ए कहूँ चाहे एफ बी कहूँ चाहे एफ सी, तीनों आते हैं 3k क्यू कैपिटल क्यू बाई में एल स्क्वायर। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे देखो दो फोर्सेस की, अब एफ ए नीचे की तरफ, एफ बी एफ सी, अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम वेक्टर से ऐड कर देते, अपोजिट होती तो हमें माइनस करते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो मैं एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट लेके चलूँगा।
और रिजल्टेंट किधर रहेगा, इधर रहेगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं एफ बी सी। नाम क्या दे दिया, एफ बी सी। तो एफ बी सी निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं बी और सी का। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमेशा से याद रखो, क्या होता है, एफ बी का स्क्वायर प्लस में एफ सी के फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कोस ऑफ ए थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है, एंगल है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री का बी और सी के बीच में, यहाँ पे ये वाला एंगल एक्सटेंड करके 60 डिग्री का। तो अब सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, एफ बी और एफ सी तो इक्वल ही है, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाता है एफ बी कॉमन आएगा अंडर द रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, यानी एफ बी रूट 1 प्लस 1 माइनस 1 तो इज इक्वल टू एफ बी। यानी क्या किया, एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट निकाला हो, एफ बी के ही इक्वल आया। ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कर देंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी सी। और हमें पता है एफ ए किसके इक्वल है, एफ बी के, और एफ बी सी भी किसके इक्वल है, एफ बी के। नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, 0। याद रखना इन दोनों का रिजल्टेंट जरूर निकालना है पहले रिजल्टेंट, हालांकि आएगा इन्हीं वेक्टर के इक्वल, आएगा इन्हीं के इक्वल, लेकिन निकाल के ज़रूर दिखाना। ये हमारा 1.6 जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट और अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर 3 चार्जेस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फोर्स ऑन ईच चार्ज। फोर्स निकालना है, मैं एक पे निकाल के दिखाऊंगा, बाकी पे आप खुद निकालोगे वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम तरीका रहेगा, माइनस साइन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, लेकिन हाँ डायरेक्शन ज़रूर बदलेंगी। देखते हैं, लेके चलता हूँ मैं डायग्राम कोई। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू, यहाँ पे भी क्यू और क्यू। एल इज़ द लेंथ, इसको नाम दिया इसने ए बी एंड सी। अब सबसे पहले हमें ए पे भी निकालना है, बी पे भी और सी पे भी। मैं आपको ए पे निकाल के दिखा सकता हूँ, बी पे भी सेम टू सेम रहेगा, सी पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो एक फोर्स निकाल के दिखा देता हूँ, एफ ए। अब देखो ए को कंसिडर करके चलता हूँ, ए को कंसिडर, तो ए पे चार्ज सी भी लगा रहा है और फोर्स बी भी। बी तो क्या करेगा, प्लस का चार्ज है, ये प्लस का है बी, तो यानी इसको रिपेल करेगा। तो एफ ए बी क्या हो गया, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, डायरेक्शन मिल गई। सी वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये सर ये रहा एफ ए सी की डायरेक्शन, हाँ या ना। सी वाला नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब सबसे पहले एफ ए बी निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, एफ ए सी निकालोगे, और फिर दोनों क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके नेट फोर्स ऑन ए आएगा। तो सबसे पहले एफ ए बी देख लीजिए, क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन क्या है, क्यू ही है, क्यू टू भी क्यू, बाई में आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया के क्यू स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर, होगा एफ ए बी। एफ ए सी भी निकालेंगे तो भी क्या रहेगा, सेम टू सेम यही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर। क्योंकि सर आप कहोगे माइनस क्यू लेना था, मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड में रखना है, कूलम्ब्स लॉ में क्या है, मैग्नीट्यूड। एफ ए भी निकाल दिया आपने, एफ ए सी। अब नेट फोर्स निकाल लूँगा, नेट फोर्स मान लेता हूँ मैं एफ ए। नेट फोर्स में क्या होता है आपको बताया था अभी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, हाँ या ना। रिजल्टेंट का फार्मूला +1 के चैप्टर में आता है। तो इसका स्क्वायर करूँगा यानी एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर माइनस 2 एफ ए बी डॉट एफ ए सी कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस क्या रहेगा, 60 डिग्री। सोल्व करते हैं तो एफ ए बी और एफ ए सी इक्वल आए हैं, दोनों को फिर से बाहर लेके जा रहा हूँ मैं। तो एफ ए बी बाहर आ गया
1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू 1/2, ये वापस क्या आएगा, एफ ए बी के ही इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, एफ ए बी के ही इक्वल आएगा। यानी एफ ए बी क्या था हमारा, के क्यू स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर। ये नेट फोर्स आएगा ए पे। ठीक है, रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा के देखते हैं, और रिजल्टेंट कहीं किधर होगी, डायरेक्शन इन दोनों के वेक्टर के बीच में रहेगी। ये आपको +1 में सिखाया जाता है। क्लियर है। अब एफ ए निकल गया, हम ऐसे एफ बी निकाल लेंगे, सेम टू सेम एफ बी भी सेम आएगा। चेंज किस कहाँ होगा, फोर्स ऑन सी, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे चेंज होगा। सी पे देखो कैसे क्या होगा चेंज। सी को क्या करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, एफ सी ए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये वाले भी अट्रैक्ट करेगा, तो एफ सी बी एफ सी ए, हाँ है ना, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, अपने अपनी तरफ बुलाएंगे, भाई नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। उसी को बेस बना के आगे चलता हूँ मैं। एफ सी ए निकाल लो आप, चाहे फार्मूले से एफ सी बी निकालो, दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा, वही आंसर आएगा। क्या था, के क्यू स्क्वायर बाई में एल स्क्वायर। तो अब कहोगे सर चेंज कहाँ हुआ, चेंज होगा रिजल्टेंट के फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखो, एंगल थोड़ा सा बदल जाएगा। ये एंगल यहाँ पे काउंट करेंगे 120। कैसे काउंट होता है एंगल, जैसे ही दो वेक्टर हैं, मान लीजिए ये और ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का रिजल्टेंट है, तो एंगल कैसे काउंट होता है, एक वेक्टर को एक्सटेंड कर दीजिए पीछे, अब जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल काउंट होता है। तो मैंने ये किया, एक वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120। यानी कोस 60 की जगह अब क्या लेना है, कोस 120। तो नेट फोर्स हो जाएगा अब की बार एफ सी पे, वो होगा अंडर द रूट एफ सी ए का स्क्वायर प्लस में एफ सी बी का स्क्वायर माइनस 2 एफ सी ए एफ सी बी कोस ऑफ 120। ये सारा कंप्लीट है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो कोस 20 की वैल्यू क्या होती है, कोस 120 की वैल्यू देख लेते हैं, कोस 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस कोस 60 यानी -1/2। क्या हो जाएगी वैल्यू, -1/2 वैल्यू हो जाएगी। कोस 120 की पुट करेंगे तो एफ सी ए इक्वल है, तो एफ सी को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, 1 + 1 - 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2, कोस की जगह रख दिया, -1 क्या हो जाएगा, +1 1 1 1 3 हो गए, अंडर द रूट ऑफ ए सी। क्लियर है, यानी √3 टाइम्स आता है ये सिर्फ √3 टाइम्स क्यों आया था, कोस से चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन ख़त्म होता है यहाँ पे। और अगर प्रदीप की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है हमारी, फर्स्ट ए, और एनसीईआरटी में भी हमारा हाफ पार्ट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट को हमें आगे कंटिन्यू करेंगे।